राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम राजनीतिक सामाजिकरण के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषाएं, अर्थ, उसके प्रकृति इत्यादि के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने ये जाना कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और इस सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपना व्यवहार विकसित करता है। इसके पश्चात हमने सामाजिकरण की परिभाषाओं के बारे में अनेक जो विचारक हैं, विद्वान हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, इसके जो प्रकार हैं राजनीतिक सामाजिकरण उनके बारे में अध्ययन किया और अंत में हमने राजनीतिक सामाजिकरण के कार्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजनीतिक सामाजिकरण में ही इसके जो अभिकरण हैं या कहें हम इसके उपकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये राजनीतिक सामाजिकरण है वो व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। डेनिस कावानाथ ने राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरणों को दो भागों में बांटा, एक उद्देश्यपूर्ण और एक अनुद्देश्यपूर्ण। जो राजनीतिक सामाजिकरण है इसको अनेक साधन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिनमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं आदि इसके प्राथमिक संसाधनों के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि ये लोगों के प्रारंभिक जीवन में राजनीतिक संस्कृति के प्रति अभिमुखन पैदा करते हैं। तो आज हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं जो है उद्देश्यपूर्ण। इसमें वह सभी शामिल हैं जिसका उद्देश्य राजनीतिक सामाजिकरण करना होता है। राजनीतिक दल, संचार के साधन, दबाव समूह, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के बलिदान, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राजनीति संबंधी व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, राजनीतिज्ञों के विचार का प्रभाव आदि सामाजिकरण हेतु महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जो सेकंड पॉइंट आता है वो अनुद्देश्यपूर्ण। इसमें वे अभिकरण आते हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर अराजनीतिक तौर पर पड़ता है। सामाजिकरण, संगठन, संस्थाएं, सांस्कृतिक तत्व, धार्मिक संगठन आदि व्यक्ति के जीवन में वृहद प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो कारण हैं उनमें परिवार, शिक्षण संस्थान, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, व्यक्तित्व, जनसंचार के साधन इत्यादि आते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में जो पहला पॉइंट आता है वो है निरंतर प्रक्रिया। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि ये जीवन भर और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।
दूसरी विशेषताओं में आता है अनुभव से सीखने की प्रक्रिया। राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय सदस्य बनाने के लिए प्रशिक्षित व तैयार करता है। सीखने की यह प्रक्रिया औपचारिक, अनौपचारिक, नियोजित तथा अनियोजित प्रकार की हो सकती है। राजनीतिक सामाजिकरण की जो तीसरी विशेषता है वो है राजनीतिक जीवन से संबंधित। राजनीतिक सामाजिकरण में राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। फोर्थ विशेषता में समूह के व्यवहार से संबंधित प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध व्यक्ति के व्यवहार के साथ साथ समूह के व्यवहार से भी है, जिनका संबंध व्यक्तियों से होता है। पांचवी विशेषताओं में आता है राजनीतिक संस्कृति को जोड़ने वाली प्रक्रिया। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के राजनीतिक संस्कृति से जोड़ती है। इस प्रक्रिया के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों तथा विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाया जाता है। छठा जो पॉइंट आता है वो है राजनीतिक सहभागिता है। इसमें राजनीतिक सहभागिता के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा प्रेरणा प्रदान करती है। राजनीतिक रूप से सामाजिकृत व्यक्ति ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए आगे आते हैं। अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की राजनीतिक जो सहभागिता है कि यह पूर्व की दशा भी है। जो सातवां पॉइंट आता है राजनीतिक विश्वासों का आंतरिकरण है। यह राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं व उन्हें मन में बिठाता है, जिससे व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को अपना बना लें, उसका आंतरिकरण कर लें, जो उसे उचित, न्यायपूर्ण और नैतिकशील प्रतीत होता है। इसके पश्चात इसका महत्व और इसकी उपयोगिता आता है। महत्व और उपयोगिता में पहला पॉइंट आता है जो है राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में सहायक। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है, इसके अध्ययन से राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में सहायता मिलती है। यह लोगों को राजनीति में दीक्षित करता है। ये मतलब कहें कि राजनीतिक शिक्षा देता है, राजनीति के बारे में हमें सिखाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के में यह सहायक होता है। सेकंड पॉइंट आता है जो राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में भी सहायक। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो संस्कृति के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों की जो रुचियां हैं, उनका रुझान है, उनकी जो पसंद है, नापसंद है आदि के बारे में बताता है या उनके बारे में हमें पता चलता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है वह राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में भी हमारी सहायता करता है। राजनीतिक भर्ती व राजनीतिक सहभागिता इत्यादि को में भी यह सहायक होता है। फोर्थ पॉइंट आता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में महत्व। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो विशेष महत्व रखती है। आधुनिकीकरण आज के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है।
राजनीतिक आदर्शों का निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति। यह राजनीतिक आदर्शों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति संभव बनाती है, ये संभव होती है क्योंकि राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था का इन आदर्शों के अनुरूप सामाजिकरण आवश्यक होता है, अन्यथा आदर्श प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में पंथ निरपेक्षता आदर्श के रूप में है। यदि पंथ निरपेक्षता के अनुरूप सामाजिकरण और राजनीतिक सामाजिकरण ना हो तो सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जैसे पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है तो उसके अनुरूप वहाँ का समाज भी होना चाहिए। अगर उनमें एकता समानता नहीं है तो उनमें सामाजिक जो दंगे हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार आज हमने राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण, उनकी विशेषताएं और महत्व के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार आज हमारा जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पश्चात नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में वापस मिलेंगे।